उसके बाद आता है प्रोविज़न ऑफ नागालैंड के अंदर कि जो गवर्नर है हैज़ टू इंश्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर अ ग्रांट रिलेटिंग टू दैट पर्पस एंड नॉट इन एनी अदर डिमांड मूव्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। गवर्नर इसके अंदर इंश्योरिटी देगा जो मनी प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो मतलब डिमांड की जाएगी उसी के लिए ये यूज़ होनी चाहिए। नॉट इन एनी अदर डिमांड मोड, किसी और डिमांड के लिए यूज़ नहीं की जाएगी जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर होगी। फिर बोला उसने अ रीजनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 35 मेंबर। जो रीजनल काउंसिल है वो 35 मेंबर से मिलकर बनती है, इस्टेब्लिश करी गई थी। For the Thunsang district of the state, the governor should make the rule for the composition of the council, manner of choosing its members। जो रीजनल काउंसिल है वो कंसिस्ट करती है, जो रीजनल काउंसिल बनाई गई थी थुनसंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, नागालैंड का ही डिस्ट्रिक्ट है ये। इसके अंदर 35 मेंबर की रीजनल काउंसिल बनाई गई थी। इसके अंदर ये था जो गवर्नर ने कुछ रूल्स बनाए थे, इस काउंसिल को कैसे कॉम्पोजिट करना है, उसके मेंबर्स कैसे चूज़ होंगे वो यहाँ पे गवर्नर बताएंगे। फिर आता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड, 10 साल जब हो गए थे नागालैंड को बने हुए, एंड फॉर सच फर्दर पीरियड एज द गवर्नर में स्पेसिफाई, और आगे के पीरियड के लिए अगर उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है तो गवर्नर वहाँ पे स्पेसिफाई करेगा जो रिकमेंडेशन रीजनल काउंसिल को चाहिए। उसने कुछ प्रोविज़न दिए थी जो ऑपरेटिव है थनसंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थनसंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी कैरिड ऑन बाय द गवर्नर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है थनसंग डिस्ट्रिक्ट की वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड जाएगी जैसे गवर्नर ने बताया है। जो गवर्नर है शैल इन हिज डिस्क्रिशन अरेंज फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। गवर्नर क्या करेंगे, अपनी डिस्क्रिशन के अंदर अरेंज करेंगे इक्विटेबल कैसे इक्वालिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है मनी को जो प्रोवाइड की जाती है सेंटर के द्वारा थुनसंग डिस्ट्रिक्ट और रेस्ट ऑफ नागालैंड में, कि किस तरीके से अरेंज करना है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई भी एक्ट है जो नागालैंड का लेजिस्लेचर का shall not apply to Thunsang district unless the governor so direct on the recommendation of the regional council। मतलब नागालैंड की जो प्रोविज़न है उसमें जो थनसंग डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में ये स्पेशल प्रोविज़न्स दी गई है। जो लो नागालैंड स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो तब उस डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेबल होगा जब गवर्नर अप्रूवल देगा। गवर्नर कैन मेक द रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द थनसंग डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर यहाँ पर रेगुलेशन देगा कैसे पीसफुल और गुड गवर्नमेंट बनानी है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एनी सच रेगुलेशन, कोई भी जो रेगुलेशन है रिपील हो सकती है, अमेंड हो सकता है, कोई भी एक्ट है जो पार्लियामेंट का है, कोई और लॉ है इसके अंदर एप्लीकेबल हो सकता है जैसा यहाँ पे गवर्नर जो है यहाँ पे प्रेस्क्राइब करेगा। उसके बाद देयर शैल बी मिनिस्टर ऑफ थुनसंग अफेयर्स इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उस स्टेट की काउंसिल का जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके बीच में जो मिनिस्टर होगा थुनसंग अफेयर्स का वो भी आ सकता है। ही इज़ टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर रिप्रेजेंटिंग द थनसंग डिस्ट्रिक्ट इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको अपॉइंट किया जाएगा उन मेंबर्स में से जो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिप्रेजेंट करते हैं थनसंग डिस्ट्रिक्ट को उनमें से। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा सभी मैटर्स पे जो रिलेट करते हैं थनसंग डिस्ट्रिक्ट से वो बनाया जाएगा शैल बी मेड बाय द गवर्नर इन इस डिस्क्रिप्शन जैसा गवर्नर बताएगा। उसके बाद जो मेंबर्स हैं नागालैंड लेजिस्लेचर असेंबली के फ्रॉम द थनसंग डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द रीजनल काउंसिल। ये जो होते हैं जो ये स्पेशल प्रोविजंस बताई गई हैं इसके अंदर वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन रीजनल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली होते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है 371B जो बताता है प्रोविज़न फॉर द आसाम। ये बताता है प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मेक फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमेटी ऑफ द आसाम लेजिस्लेचर assembly consisting of the members elected from the tribal area of the state and such other member as he may be specified। यहाँ पे वो बोलता है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो यहाँ पे जैसे कैसे क्रिएट करनी है कमेटी आसाम लेजिस्लेचर असेंबली की जो ट्राइबल एरिया के जो मतलब फ्रॉम द ट्राइबल एरिया जो उन मेंबर्स को कंसिस्ट करेगी स्टेट में, और जो ये मेंबर्स होंगे वो उसको स्पेसिफाई करेगी। तो यहाँ पे प्रोविज़न जो आसाम की है उसमें प्रेसिडेंट ही एम्पावर्ड है, वो सारी कमेटी वगैरह देखेंगे आसाम के अंदर कैसे ट्राइबल एरिया के मेंबर्स को इलेक्ट करना है ये सब। फिर आता है आर्टिकल 371C जो बताता है प्रोविज़न फॉर द मणिपुर। इसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताई है मणिपुर के लिए। नंबर 1, द प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमेटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली।
हर जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है उसके अंदर सबसे पहले जो राइट है वो प्रेसिडेंट को है, जो ऑथराइज्ड है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमेटी, जो कमेटी है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसको बनाने के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन आल्सो डायरेक्ट दैट द गवर्नर शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी। उसने कहा प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट डायरेक्शन देगा, गवर्नर को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कैसे इस कमेटी का प्रॉपर फंक्शन करना है। नंबर 3, गवर्नर शुड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज। जो मणिपुर में हिल एरियाज़ की यहाँ पे बात की गई है, गवर्नर यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट होगी जो प्रेसिडेंट ने जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन दी है उसको हिल एरियाज़ की, उसके बारे में सबमिट करेगा एनुअली रिपोर्ट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस देना चाहे स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है हिलीज एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आता है अगला आर्टिकल 371B जो बोलता है प्रोविज़न फॉर द आंध्र प्रदेश और द तेलंगाना। नंबर 1, वही बात, प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर टू प्रोवाइड फॉर द इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड डिफरेंट प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास पूरी तरह से पावर है कि वो यहाँ पे इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो फैसिलिटीज़ होती हैं लोगों की जो बिलोंग करते हैं अलग अलग पार्ट से स्टेट में, उसके मैटर में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डिफरेंट प्रोविजंस कैसे बनानी है, अलग अलग पार्ट्स को कैसे बनाना है, उन सब का देखता है। नंबर 2, फॉर द अबव पर्पज द प्रेसिडेंट में रिक्वायर इन द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज अ सिविल पोस्ट। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिविल पोस्ट के जो लोकल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो स्पेसिफाई करेगा, किस पार्ट के अंदर स्टेट के अंदर भी कहाँ पे लोकल एरिया में ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेके। ही में आल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ प्रेफरेंस और रिजर्वेशन, ये भी स्पेसिफाई करेगा किस मैनर के अंदर प्रेफरेंस देनी, कैसे रिजर्वेशन देनी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किन पोस्टों के ऊपर करना है, किस कैटेगरी के अंदर करना है और कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिशन देना है। ये सब कुछ यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे भी ऐसे ऐसे तुमने ऑर्गेनाइज करना है। Number 3, the president may provide for the establishment of an administrative tribunal in the state to deal with certain dispute। जो प्रेसिडेंट है वो प्रोवाइड करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए स्टेट के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर, ग्रीवेंसेस को लेकर, जो उनकी अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट और प्रमोशन जो होती है सिविल पोस्ट की उनसे रिलेट करेगा इन द स्टेट। जो ट्रिब्यूनल है इज़ टू फंक्शन आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्टेट। जो ट्रिब्यूनल यहाँ पे काम करेगा वो स्टेट के जो परव्यू से थोड़ा हट के काम करेगा, उसके बाद स्टेट हाई कोर्ट से थोड़ा हट के काम करेगा। नो कोर्ट अदर दैन द सुप्रीम कोर्ट इज़ टू एक्साइज एनी ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। कोई और कोर्ट नहीं आएगी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जो इसकी जो ट्रिब्यूनल्स की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ सकती है मैटर सब्जेक्ट टू द, क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूनल का मैटर है तो वो ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। द प्रेसिडेंट में अबॉलिश द ट्रिब्यूनल व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट इट्स कॉन्टीन्यूअस एग्जिस्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यहाँ पर अब ट्रिब्यूनल को मतलब अबोलिश कर देना चाहिए तो वो अबोलिश भी कर सकते हैं कि उसको लग रहा है इसकी कॉन्टीन्यूस कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 371E जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 371 एम्पावर करता है यहाँ पे जो 371E है वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है जो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का केस है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए इन द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। फिर आता है प्रोविज़न ऑफ द सिक्किम। द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सिक्किम ए फुल फ्लैग स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। उसने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के बाद क्या था, सिक्किम एक हमारी यहाँ की इंडियन यूनियन की एक स्टेट बन गई थी और इट इंक्लूडेड एज अ न्यू आर्टिकल 371F containing the special provision with respect to the Sikkim. These are as follow। कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं सिक्किम को। सिक्किम लेजिस्लेचर असेंबली कंसिस्ट करती है 30 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, उनकी जो लेजिस्लेचर असेंबली में होना चाहिए। 1 सीट इज़ अलाउड टू सिक्किम इन द लोकसभा एंड सिक्किम फॉर्म्स 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल। 1 सीट जो एक सीट जो है अलॉट की जानी चाहिए सिक्किम को लोकसभा के अंदर और सिक्किम फॉर्म्स 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्किम को एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन। जो ये पर्पज़ है प्रोटेक्ट करना राइट्स और जो इंटरेस्ट है अलग अलग सेक्शन के सिक्किम पॉपुलेशंस के, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास एम्पावर्ड है कि यहाँ पे प्रोविजंस दी गई हैं इनको
number of seats in the Sikkim Legislature Assembly which may be filled by the candidate belonging to such section। जो number of seats है सिक्किम लेजिस्लेचर असेंबली के, वो फील्ड किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा जो बिलोंग करते हैं इन सेक्शन से। उसके बाद डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम विच कैंडिडेट्स बिलोंग टू सच सिचुएशंस सेक्शंस अलोन में सेंड फॉर इलेक्शन ऑफ असेंबली। इसमें बोलता है जो डिलिमिटेशन, जो असेंबली की कुछ डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज की उसकी वो करेंगे, दोबारा से लिमिटेशंस देखेंगे कौन से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं इस सेक्शन से, वो कौन से स्टैंड करेंगे इलेक्शन असेंबली के अंदर। ये सब पार्लियामेंट तय करेगा। सीट्स कितनी होगी सिक्किम लेजिस्लेचर असेंबली की, कौन फील्ड करेगा, कैंडिडेट्स किस तरीके से सेक्शन हाउस होंगे, वो सब पार्लियामेंट देखेगा। उसके बाद गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फॉर पीस एंड फॉर एन इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योरिंग द सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन। गवर्नर के पास यहाँ पे कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पीस एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योरिंग द सोशली और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए अलग अलग सेक्शन जो हैं सिक्किम पॉपुलेशन के, उसको कैसे इक्विटेबल बांटना है सोशली और इकोनॉमिक एडवांसमेंट लेवल पे। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नर यहाँ पे एक्ट करेगा डिस्क्रिशनरी सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन प्रेसिडेंट गवर्नर को देगा। प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड विद रेस्ट्रिक्शन और सम modifications to the Sikkim any law which is to force in a state of the Indian Union। प्रेसिडेंट कभी भी चाहे एक्सटेंड भी कर सकता है किसी रेस्ट्रिक्शन को या मॉडिफाई कर सकता है सिक्किम के किसी लॉ को जो इंडियन यूनियन के अंदर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद आती है हमारे पास प्रोविज़न फॉर द मिज़ोरम में क्या आता है, आर्टिकल 371G यहाँ पे बताता है स्पेसिफाई द कुछ उसने स्पेशल प्रोविजंस बताई हैं जो एक्ट है पार्लियामेंट का, वहाँ पे रिलेट करता है कुछ मैटर से जो अप्लाई नहीं होते मिज़ोरम पे अनलेस द जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली मिज़ोरम की डिसाइड ना करे। रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस टू द मिज़ोरम्स और मिज़ोस कस्टमरीज लॉज एंड प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मिज़ोस कस्टमरी लॉ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। सबसे पहली बात जो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे डिसाइड करेगी रिलीजियस क्या रहेगा, सोशल प्रैक्टिसेस क्या रहेंगे, कस्टमरी लॉ प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा सिविल और क्रिमिनल जस्टिस में, और जो ये कैसे डिसीजंस लेने हैं मिज़ोस के कस्टमर से लॉ के अंदर, ऑनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड कैसा होगा। मिज़ोरम लेजिस्लेचर असेंबली इज़ टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर। यहाँ पे जो मिज़ोरम की लेजिस्लेचर असेंबली 40 मेंबर से कम की नहीं होनी चाहिए। फिर आती है प्रोविज़न फॉर द अरुणाचल प्रदेश अंडर आर्टिकल 371H। कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं अरुणाचल प्रदेश को। गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंसल्ट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अपनी इंडिविजुअल जजमेंट और अपना डिसीजन जो देगा वो फाइनल होगा। और ये जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की शेल सीज अगर जब तब ख़त्म हो जाएगी जब प्रेसिडेंट अपनी डायरेक्शंस देने लग जाएगा। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेचर असेंबली इज़ टू बी कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर। 30 मेंबर से कम का वो कंसिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगली प्रोविज़न आती है गोवा के लिए 371I के अंदर जो बताई गई है, प्रोवाइड्स दैट द गोवा लेजिस्लेचर असेंबली इज़ टू बी कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। 30 मेंबर से कम का वो कंसिस्ट नहीं कर सकती। प्रोविज़न फॉर द कर्नाटका आर्टिकल 371J, ये इसमें प्रेसिडेंट के पास एम्पावर्ड है, वो गवर्नर जो है कर्नाटका के उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। ये इस्टेब्लिशमेंट करना एक अलग से डेवलपमेंट बोर्ड जो हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए होगा। कुछ प्रोविजंस बनानी, अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड, उनकी इसी रिपोर्ट जो होगी वर्किंग बोर्ड की हर साल स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के सामने रखी होनी चाहिए। नंबर 3 द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपायरेशन फॉर द रीजन। सारा जो एलोकेट करना है सारे फंड्स डेवलपमेंट के लिए वो इक्विटेबल करना है, वो गवर्नर करेगा, प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे। द रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट इन द रीजन फॉर पर्सन हु बिलोंग टू द रीजन। जो रिजर्वेशन होगी स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर जो पर्सन्स के जो बिलोंग करते हैं रीजन से उनसे। उसके बाद आता है आर्टिकल 371G जो ये बताता है वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012। और जो स्पेशल प्रोविज़न का यहाँ पे एम ये था टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल
मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ओवर द रीजन, डेवलपमेंट करने के लिए कर्नाटका के रीजन के लिए, एज वेल एज टू एनहांस द जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एनहेंस करना, प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट को उस रीजन के अंदर, कुछ लोकल कैडर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करके, और रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करके, ये सारी हमारी स्पेशल प्रोविजंस थी।